आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं संवाद समाचार। आइए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। अभिनंदन तो एक बहाना था, मुझे दीदी का आशीर्वाद लेने आना था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूलों की वर्षा कर सार्वजनिक अभिनंदन किया। प्रदेश में शराब की दुकानों के हाथों को बंद करने के निर्णय का समर्थन करते हुए माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमाश्री भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में उमा भारती और आयोजन समिति की बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पुष्प वर्षा कर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभिनंदन तो एक बहाना था, मुझे दीदी का आशीर्वाद लेने आना था। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वयं के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए भी। कुछ इसी तरह उमा जी सन्यासी होकर भी जगत के लिए काम कर रही हैं। उमा दीदी और मेरा रिश्ता बरसों पुराना है। 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में योद्धा और रणनीतिकार उमा भारती ही थी, जिनकी वजह से प्रदेश में सरकार बनी। उमा दीदी सन्यासी हैं, किसी पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती। उमा जी में मुझे दीदी के साथ माँ भी नजर आती है। मेरी माँ का स्वर्गवास बचपन में हो गया था, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो लगता है कि दीदी मुझे माँ की तरह दुलार करें। मैं दीदी में एक बेटी और एक मित्र भी देखता हूँ। इस अवसर पर उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति लाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि नई नीति से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आत्मसंतोष है। मुख्यमंत्री ने मेरे मन की कामना पूरी की है। ऐसी आबकारी नीति भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। आपका चेहरा तो आता ही है। भारत माता की अब हमारी दीदी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कर्तव्य परायण ऊर्जावान हमारे बीडी शर्मा जी का फूलों की वर्षा कर स्वागत करेंगी, उनको अंग वस्त्र देकर के। आज मैं अभिभूत हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का लक्ष्य है, मतलब आत्मा के मोक्ष, और केवल आत्मा के मोक्ष नहीं, साथ में जुड़ा हुआ है जगत हिताय च, जगत के हित के लिए, केवल खुद की मुक्ति के लिए नहीं, सन्यासी होकर भी जगत की चिंता करने के लिए जो निरंतर काम कर रही हैं, ऐसी हमारी श्रद्धेय दीदी उमा भारती जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष। लोग ये कहते थे, मेरे पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हैं, कि कुछ भी हो, तिकड़म हो, जोड़ तोड़ हो, सरकार तो दिग्विजय बनाए। ये हर एक कहता था कि बीजेपी के बस का नहीं है भाई, सरकार तो वही बनाए। लेकिन उस समय मैंने घनघोर परिश्रम करते हुए अपने शरीर को दांव पे लगा के, स्वास्थ्य को दांव पे लगा के, दिन और रात काम करके उस सरकार को उखाड़ के फेंकते हुए देखा है। अगर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी नेतृत्वकर्ता और रणनीतिकार और घनघोर परिश्रम करने वाली योद्धा अगर कोई थी तो दीदी उमा भारती थी। जो सच है वो सच है। अच्छा, एक बात और थी कि सरकारें कहती थी पैसे का इंतजाम कहां से होगा। दीदी मैं आभारी हूं, आपने क्या पूजा की उस समय की, आज तक मुझे पैसे की कमी नहीं पड़ी कभी। तो अजीब देखो, वो कहते थे तनख्वाह नहीं बटेगी। बीच में एक और आए थे 1.25 साल के लिए, वो कहते थे मामा ही लूटने गया सर, पैसा नहीं, क्या करें। आज दीदी मैं आपके सामने और माताओं बहनों के सामने कहता हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये कृपा है, शायद आपकी तपस्या का परिणाम। मुझे आज तक कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी। सरकार चलाने में पैसे की कमी नहीं, कह दिया और हो गया। अब मन में आया लाडली बहना,
मैं किस्सा आपको बताऊं। पहली चीज, क्योंकि मेरे मन में दर्द जो दीदी का और मेरा साझा दर्द है। गांव में हमने माँ बहन और बेटी के खिलाफ अन्याय होते हुए देखा। सगी माँ भेद करती थी बेटा और बेटी, बेटे को ज्यादा लाभ। मैंने माओ को देखा, निपनिया दूध कौन पिएगा भैया, पी ले शुद्ध दूध। बेटी पानी डाल के चल जाएगा, कंडा तो थापना है, पराए घर तो जाना है। अपने गांव में मैंने महिलाओं को, पतियों को लट्ठे से पीटते हुए देखा है, और जब बचाव की कोशिश करते थे तो वही कह देते थे क्या करूंगा, मेरा आदमी हमारे चाहे पीटे। घनघोर अन्याय बेटी के साथ, बहन के साथ, और वो दर्द हमेशा मुझे साथ था। क्यों? एक मां की कोख से जन्म लिया, तो बेटा बेटी में भेद क्यों? और पाप तो एक और हुआ, कोख को कत्ल खाना बना दिया। पता चल गया कि बेटी आ रही है तो आने के पहले ही दुनिया से विदा कर दो, आने मत दो। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो दो योजना मेरे दिमाग में, एक बेटी की शादी योजना रहे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, और दूसरी मुझे लगा कि बेटी अगर लखपति बन जाए तो दुनिया कहेगी, माँ भी कहेगी, बाप भी कहेगा कि बेटी को आने दो, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना। तो ऐसी योजना बनानी है कि बेटी लखपति हो तो एक दूसरे को देख के और हंसते रहे, मेरी नजर बचा के। उनको लगा कि नया नया आया है तो अभी ज्यादा जोश में है, 2-4 महीने में ठंडा हो जाए। सर इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कहां से हो जाएगा ये, कि होता है कैसे? आखिर योजना बनती तो खजाना बजाना देखना पड़ता है, कहां से पैसे लाएंगे। लेकिन मन में संकल्प था कि चाहे जो हो जाए, मैंने कहा मेरे पास लाओ, काय में से काटना मैं काटूंगा, लेकिन लाडली लक्ष्मी तो बनेगी चाहे कुछ। और बनी, पैसे की कमी नहीं आई। अभी दीदी एक और सामाजिक क्रांति है ये, आपके आशीर्वाद से। मैं देखता था बहनों को 1500 रुपया की जरूरत पड़ी तो पतिदेव से कहा कि जरा माए के जा रही है, 500 रुपया तो दे दो। कहां से ले आऊं? नहीं है, चल जब देखो तब मांगती है। मन महसूस करेगा, मन में बेचैनी थी कि बहनें और स्वावलंबी कैसे हो। अब कई काम हुए, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, 30%। दीदी एक बात और, पुलिस में 30% भर्ती करने, बेटियों की मैंने मीटिंग बुलाई, सारे पुलिस के अफसर भी बड़े आए, और इतना विरोध किया, आप करना नहीं कर सकती, ये कैसे करेंगी, ये नहीं हो सकती, सर सिस्टम बिगड़ जाएगा, लड़कियां क्या करेंगी। मैंने कहा लड़कियां वो करेगी जो आज तक लड़के नहीं कर पाए। 30% भर्ती तो बेटियों की होगी, और आप देखो कई जगह चमत्कार कर रही है। लेकिन मेरे मन में था ऐसी योजना जो गरीब बहनों को राहत दे और पैसा सीधे उनके पास जाए। कई दिन तक सोचता रहा, एक दिन रात में सोचते सोचते सवेरे 4 बजे मेरे दिमाग में आया कि अगर सीधे 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डाल रहे हैं और 12000 रुपया साल के मिल जाए तो बहनों को बड़ी राहत मिलेगी। तो दीदी मैंने 4 बजे साधना को जगाया, तो वो थोड़ी कहने लगी कि सवेरे 4 बजे हैं, आप खुद तो सोते नहीं हो, मुझे भी नहीं सोने देते। मैं कहने एक योजना आई और मैं किसी को शेयर करना है मुझे, और तब मैंने शेयर की और सवेरे फिर मैंने अफसर बुलाए तो फिर कहा इम्पॉसिबल सर। अब उनका पॉसिबल तो होगा चाहे कुछ हो जाए। अब ये ठिकाना नहीं है अभी 12,000 करोड़ लगेंगे कि 16,000 करोड़, लेकिन जितने लगेंगे जून के महीने में बहनों के खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो गया। ये बहन है
सबकी बहन है, हम सब दीदी कहते हैं। मुझसे छोटी है लेकिन दीदी है। दूसरे मैं दीदी में मां को भी देखता हूं। मेरी मां का स्वर्गवास बचपन में हो गया था, बहुत बहुत छोटा था, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो मुझे लगता है कि दीदी की गोद में सर रख दूं और ये मां की तरह मुझे दुलार करे, और वो करती है। तीसरी चीज, मैं दीदी में बेटी भी देखता हूं। मैं आज खुल के कह रहा हूं जो मेरे मन में है, मैं बेटी देखता हूं जो हमेशा जो ठीक मानती है उसके लिए जिद करती है, जरूरत पड़ती लड़ती हैं, और कई बार जब वो बेचैनी देखता हूं तो मुझे लगता है कि बेटी की तरह प्यार करूं। और चौथी चीज, मैं दीदी में मित्र भी देखता हूं, एक सच्चा साथी, सच्चा मित्र जो जरूरत पड़े तो कह दे चिंता मत कर, मैं तो हूं। आज मैं अभिभूत हूं। दीदी, आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद तीनों मिले हैं, लेकिन संकल्प एक ही है कि आपने जो स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, कभी वो दिन नहीं आएगा कि आपको निराश होना पड़े। हमारी कोशिश भरसक ये रहेगी कि जनता की बेहतरी के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, और उसके साथ ऐसा नहीं कि रेवेन्यू चाहिए तो कैसी भी आबकारी नीति लाओ। अब ये अब हाथे वाला फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। कई तर्क, अरे साहब कहां पिएंगे, अब यही प्रश्न था, कहां पिएंगे? तो सड़क पर पिएंगे कि पार्क में पिएंगे? तो उनका सड़क पर पिया तो दौलत, भाई सड़क पर पीना अलाउ थोड़ी है भाई। अब तर्क देने वाले तर्क देते हैं। कई कहते थे ये बुनियादी अधिकार है दारू पीना। आप मौलिक अधिकार का हनन करोगे, उनका मौलिक अधिकार है तो घर जाके पिए। और दीदी उधर कह भी देती है लठमट ले लेना, घर घर बोतल वोतल लेके आए। सब पत्नी से तो एक बार निपट लो, लेकिन बेटा बेटी से कैसे निपटोगे? तो एक तरह से नैतिक प्रतिबंध। अब 17 बार सोचेगा, अच्छा जो पीता वो ये तो सोचता ही कि मेरा बेटा नहीं पिए कम से कम। इतना तो वो कोशिश करता है, बिल्कुल ही बेशरम हो जाए तो बात अलग है कि, लेकिन मैं आमतौर पर बात कर रहा हूं कि बुरा करने वाले की भी इच्छा होती है कोई बुरा काम कि कम से कम मेरा बेटा नहीं करे। बेटियां तो नहीं करती, अपवाद की बात नहीं करना। तो ये सोच के क्या, अब छोड़ो छाड़ो, नहीं तो मुन्ना भी बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके काफी लाभ होंगे। और एक अब मैं पुलिस वालों को खरीदवा रहा हूं, वो एक डंडा रहता है ना जिसको मुंह पे लगाओ तो तुरंत आ जाए कि दारू पी के नहीं। उसको नाम मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पत्रकारों को मित्रों को पता होगा। ऐसे मुंह पे लगा देते हैं तो तुरंत पता है। अच्छा जो भी एनालाइजर हो तो ये डंडा खरीदो रे, और गाड़ी चलाने वाले को देखो मुंह में लगा दिया तो पता चल जाएगा पिए तो चलो उतर भैया। काम कठिन है लेकिन करना होगा। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, और उसी में पाप भी होते हैं।
और इसलिए ये समाज सुधार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे कहते में कोई संकोच नहीं है। दीदी, आपका जो दृढ़ संकल्प था और जिस दृढ़ता के साथ आपने इस विषय को उठाया, उसने और एक प्रेरणा मजबूत की कि नहीं, करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और फिर हम इस फैसले पर आज केवल इतनी कहके कि जीवन अर्थपूर्ण हो। आपने जैविक खेती की बात की दीदी, मध्य प्रदेश के लिए ये गर्व का विषय है कि 17.5 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है, देश में सबसे ज्यादा 17.5 लाख हेक्टेयर। जैविक भी अपना प्राकृतिक भी बढ़ रही है। और गाय बचाने की दृष्टि से भी आपने जो रास्ता सुझाया उसको थोड़ा वर्कआउट और करेंगे। गाय कैसे आर्थिक रूप से भी लाभकारी बन जाए, गोबर के उपयोग, गोमूत्र के उपयोग, उससे किसान को सीधे आर्थिक लाभ। मैंने दीदी वर्कआउट करने का कहा कि हम गोबर खरीदेंगे तो कितना गोबर आएगा, क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं, गोमूत्र खरीदेंगे, तो उसको अभी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। लेकिन देखिए, जब कोई नेता समाज सुधारक भी होता है तो कई तरह के रास्ते बताता है और उससे सरकारों को दिशा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी का आशीर्वाद अच्छे कामों के लिए सदैव मिलता रहेगा और बुरा काम मैं कभी करूंगा नहीं। अच्छा, सही बात है कि बुरा काम दीदी कह रही मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं आज सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। आप आज आई, लाडली बहना के क्रियान्वयन में भी आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि वो आवेदन वगैरह भरवाना है तो नॉन पॉलिटिकल ताकत भी लग जाए ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। और फिर इस संकल्प को व्यक्त करते हुए कि जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो काम करने की कोशिश में कोई कमी नहीं आएगी। और ये अभिनंदन तो एक बहाना था, मुझे तो दीदी का आशीर्वाद लेने आना था। इसका संकल्प और मजबूत है। तो एक मजबूत संकल्प के साथ केवल सरकार नहीं चलाना, समाज को सुधारते हुए कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैं आज माता बेटीबाई ट्रस्ट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और उन्होंने मेरे आग्रह पे दोबारा भी समय दिया, पहले भी दिया और दोबारा भी दिया। ये जरूर है कि कल रंग पंचमी है, ये प्रोग्राम हमने होली से पहले रखा हुआ था। अब ये होली के ऐसे समय पर हुआ जब लोग थके हारे से थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी का समय फिर से लिया है और आज का बड़ा शुभ दिन है, इसलिए आज करना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि उनका समय हमें मिला था तो आज कार्यक्रम हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी ने जब नीति की घोषणा की तो मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर सकी, मैं झेप गई, क्योंकि उनने जो मुझे दिया वो मेरी कल्पना से ज्यादा था। तो लोगों को लगा मैं उनसे फोन पे बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा बोलते नहीं बन रहा है। फिर मुझे जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी का नंबर डायल करके और मुझे फोन दे दिया गया कि एक बार अभिनंदन तो कर दीजिए, मुंह से तो कह दीजिए कि अभिनंदन। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कह देती हूँ कि भैया आपने कर दिया, ये तो सोचा ही नहीं था, और इसलिए आपका बहुत अभिनंदन, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी आबकारी नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। 21 जनवरी को जब मैं मुख्यमंत्री जी को मिली तो हमारी बात तय हुई। उन्होंने कहा दीदी मैं 31 जनवरी को घोषित करूंगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि मैं आपके परामर्श को इग्नोर करूं, उनको नज़रअंदाज करूं। और उसके बाद मैं बहुत व्यग्र होने लगी। मेरी व्यग्रता की स्थिति ये हो गई कि मैं व्याकुल होकर के कभी ओरछा तो कभी अयोध्या बाईपास में दुर्गा हनुमान मंदिर का वो कोई धरना या प्रदर्शन नहीं था। मैं अपनी मन की व्यग्रता कम करने के लिए उन स्थानों पर जाकर के बैठने लगी। और अंत में शिवरात्रि भी आ गई। मुझे लगा शिव जी अब कब वरदान देंगे अपना, और शिवरात्रि के ठीक दूसरे दिन नई शराब नीति की, नई आबकारी नीति की घोषणा हुई। इस नई आबकारी नीति में जो निहित है
वो किसी को कल्पना भी नहीं है। वो पूर्ण शराबबंदी है। अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो वो पूर्ण शराबबंदी है। और इसी तरीके से पूर्ण शराबबंदी होती है, क्योंकि आप शराबबंदी करते हैं तो लोग नकली शराब बनाते हैं, अवैध शराब बनाते हैं, चोरी से जहरीली शराब बनाते हैं। आप इसकी व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है। अहाते, जो हमारे लिए शर्म का विषय था, मुख्यमंत्री जी ने एक स्वर में कहा कि पूरे 2600 से ज्यादा अहाते एक झटके में बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात आई, अब वो ये थी कि लोग बैठ करके दुकान के सामने पी नहीं सकते, वहां कुर्सी लगी हुई नहीं मिल सकती है, लोग पी करके गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चलाने के अलग अलग दंड के प्रावधान हैं, 6 महीने का, 2 साल का और शायद 3 साल तक का। मैं वो लाई नहीं हूँ साथ में, जिसमें कि बिल्कुल लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए आखिरी में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो शराब पी के बाहर नहीं चला सकते, शराब पी के सड़क पे नहीं चल सकते, और अहाते पूरी तरह से बंद हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है जो इसमें अंतर नहीं थे, वो ये कि लोग जब घर में शराब ले जाएंगे, क्योंकि दुकान के सामने पी नहीं पाएंगे, सड़क पे पी के चल नहीं पाएंगे, पी के वाहन चला नहीं पाएंगे, तो जब घर में ले जाएंगे तो पत्नी हाथ पकड़े तो झटक सकते हैं, लेकिन अगर बेटी ने और माँ ने हाथ पकड़ लिया तो फिर नहीं झटक पाएंगे। तो फिर हो गई ना पूर्ण शराबबंदी। यही तो हमें चाहिए था कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि लोग शराब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। उन हालातों का निर्माण करो कि उनको लगे कि हम पी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो इतने इतने प्रकार के दंड के प्रोविजन होते जाएंगे, और हम पी के सड़क पे चल नहीं सकते, और ये अहाते पूरी तरह से बंद हो गए। ऐसी जो बातें स्पष्ट हुई हैं उसका एक बहुत अच्छा परिणाम आएगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज भाषण करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, मैं शराब नीति की एक खूबी बताने के लिए खड़ी हुई हूँ कि सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काम पूरा कर दिया, और ऐसी आबकारी नीति पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य के अंदर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से सरकार की जिम्मेवारी होती है, जैसे सड़क, बिजली और पानी, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में दवाइयाँ और पढ़ाइयाँ, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इसके अलावा की जो चीजें होती हैं वो समाज की जिम्मेवारी होती है, जिसमें कुछ बातों में समाज आगे चलता है और सरकार उसके पीछे चलती है, और कुछ बातों में सरकार आगे चलती है और समाज उसके पीछे चलता है। शराब एक ऐसा ही मसला था जिसमें समाज को नेतृत्व करना था और सरकार को उसके पीछे चलना था, और वो पूरी तरह से शिवराज जी ने वो समाज की मर्यादा रखी कि अब इस आबकारी नीति के मसले में, शराबबंदी में महिलाएं और इस प्रदेश के लोग आगे चले, और सरकार ने उनका अनुगमन किया, उनकी इच्छाओं का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। अब इसमें 3 लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक और आ गई है कि जो दुकान 100 मीटर के दायरे में नहीं है, 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका अगर जन विरोध है, शिवराज जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। मैंने देखा या तो वो करते नहीं है, और करते हैं तो वो पूरे कस के कर देते हैं। उसमें भी नई बात आ गई कि अगर उसका जन विरोध है तो वो दुकान बंद हो जाएगी, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर भी होगी शिक्षण संस्थान से या किसी धार्मिक स्थान से, तब भी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका जन विरोध है। जन विरोध कौन तय करेगा? वो जिम्मेवारी भी तय हो गई कि वो कलेक्टर तय करेगा। कलेक्टर कैसे तय करेगा? उसके साथ अब जनप्रतिनिधियों की भूमिका है कि एमएलए और एमपी, पार्षद, नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के मेयर और अध्यक्ष कलेक्टर के साथ बैठेंगे और उनको बताएंगे कि इन दुकानों का जन विरोध है, और जैसे ही ये बात खुल जाएगी कि इन दुकानों का जन विरोध है तो उसमें दूरी की कोई बात नहीं है, फिर वो दुकान बंद होकर के रहेगी। इसलिए ये ऐसी अद्भुत बात है और अपने आप में एक संपूर्ण बात है। तो अब जनप्रतिनिधियों की, सांसदों, विधायकों की और सबकी जिम्मेवारी अब बढ़ जाती है, और साथ में पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो शराब पी करके चलते हुए लोगों को पकड़े और बंद करने थाने के अंदर, वो गाड़ी चलाते हुए लोगों को पकड़े और उनको दंडित करें, और वो डरे ना, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे उसका लड़का हो। अगर वो ये कहे कि मैं फलाने का लड़का हूँ, और अगर वो ये कह दे कि मैं भाजपा नेता का लड़का हूँ, तब तो उसके मुंह पर जरूर एक मुक्का और जमा देना। साथ में मैं सारे इंस्पेक्टर्स को कह रही हूँ कि तुम अपनी ही नीति का पालन नहीं कर रहे, अपनी ही मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे,
अमेरिका में राष्ट्रपति की लड़की का चालान किया था पुलिस ने, आपको पता होगा, पी करके शराब चलाते गाड़ी चलाते हुए बिल क्लिंटन की लड़की का चालान कर दिया था। हमारे यहाँ पे बेचारे पुलिस वाले डर जाते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी पनिशमेंट हो जाएगी। वो भी धमकाने लग जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो मैं सारे पुलिस वालों को मैंने कह दिया, मेरा ये भाषण आज ऐसा बनाया है मैंने व्यवस्था की पहुंच जाएगा सब जगह पर, कि जिसने ये कहा कि बताओ तुमने मेरे को दंडित किया, अब तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें देखूंगा, उसको अगर कुछ भी ट्रांसफर पोस्टिंग में डिस्टर्ब किया गया तो मैं वहां पे जाकर के खड़ी हो जाऊंगी पुलिस की, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिसकर्मी, जैसा मेरे भैया हमेशा बोलते थे कि दबंग हो क्या, दबंग का उदाहरण देते थे ना भैया आप, बहुत वो तो हमेशा उत्साहित करते हैं पुलिस वालों को कि तुम दिखाओ वो सिंघम वाला मामला दिखाओ और डरो मत किसी भी चीज से, और सामने बिल्कुल खड़े हो जाओ, क्योंकि इधर टाइगर बैठा है, टाइगर जिंदा है, तो पुलिसकर्मी जो है वो आराम से सिंघम हो सकते हैं, निश्चिंत हो जाए। उनकी दीदी बैठी हुई है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो एमएलए एमपी और उसके लड़कों का भले ही बिगड़ जाए, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कार्रवाई करिए और प्रदेश के लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अब हर जगह तो मुख्यमंत्री डंडा लेके नहीं खड़े होंगे, बताइएगा ना मेरे को, हर दुकान के सामने तो नहीं खड़े होंगे ना, सड़क पर तो नहीं खड़े रहेंगे ना। अब तो ये काम महिलाओं का हो गया, पुलिस का हो गया, प्रशासन का हो गया, जनप्रतिनिधियों का हो गया, कि अब आपकी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आप ठीक से निभाइए। इस अवसर पर उपस्थित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार पर आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। नई आबकारी नीति से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। आज आदरणीय उमा जी ने अपने मन के उद्गार हम सब लोगों के सामने, मीडिया के मित्रों के सामने एक ने कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन का समारोह है। मेरी राजनीतिक उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी एक छात्र राजनीति में काम लंबे समय तक मैंने किया है, लेकिन जिसको मैं कहता हूं कि एक मातृत्व भाव के साथ जो स्नेह मिलता है, ऐसा स्नेह मुझे केवल राजनीति में नहीं, जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तब भी श्रद्धेय उमा भारती जी का मुझे उसी रूप में उनका स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। आज इस अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग मिलकर के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज इस दिशा में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उस विचार पर काम करते हुए देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब हम उस अंत्योदय के विचार पर काम करने का संकल्प लेकर के सरकारें जब आगे बढ़ी हैं, जब हम देखते हैं कि जन कल्याण और गरीब कल्याण की उन योजनाओं के साथ उस विचार पर आगे बढ़ने वाली जब सरकारें हैं, तो ये जो अभिनंदन है, ये अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो है ही, श्रद्धेय उमा भारती जी का मैं बहुत गहराइयों के साथ, अंतर्मन के साथ मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की ओर से मैं आदरणीय श्रद्धेय उमा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मात्र मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन नहीं, उनका अभिनंदन तो है ही, एक राजनीतिक तौर पर उस कार्यकर्ता का अभिनंदन किया है जिस कार्यकर्ता ने जन कल्याण के लिए अपने आप को खपाकर इस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी भूमिका निभाई। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।